लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अप्सराओं से दोस्ती का यह दूसरा भाग है। चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या अनुभव अप्सराओं का इनके साथ घटित हुआ था। प्रणाम गुरुजी, मैंने आपको मेरा अनुभव अप्सराओं से दोस्ती और प्रेम कथा एक का पार्ट जो है भेजा था। ये उसके बाद का पार्ट है, मैं आपको भेज रहा हूं। मैं आपको हमारे उस भूतिया जंगल का एक फोटो और जंगल के अंदर के उस तालाब का एक फोटो जहां पर पिंकी और पीलू रहते थे मेल के साथ भेज रहा हूं। लेकिन मैं आपको इस जंगल का नाम और हमारे गांव की जगह का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि गुरुजी पिंकी और पीलू ऐसा नहीं चाहती थी कि उनके इस लोकेशन के बारे में कोई भी जाने। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, आप इन दोनों फोटो को सबको दिखा सकते हैं। प्रणाम। तो उस दिन हम सब दोस्त जंगल से वापस घर आ गए। वो दिन रविवार का था जब मैं पीलू से और पिंकी से पहली बार मिला था। तो उसके बाद का दिन मतलब सोमवार से मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम शुरू हो गया और उस पूरे हफ्ते मतलब शनिवार तक चलता रहा। एग्ज़ाम की वजह से मैं पीलू और पिंकी से मिलने जाने की बात भूल ही गया। शनिवार को कॉलेज से घर आके मैं मेरे दोस्तों के साथ जंगल के पास के उस मैदान में खेलने चला गया। खेलने के बाद जब हम सब घर जाने लगे तब सूरज ढलने में कुछ टाइम बाकी था। तभी मेरी नज़र जंगल की तरफ गई और पिंकू और पीलू की बात मुझे याद आ गई। मैंने सोचा कि उस से मैं मिल लेता हूँ, शाम होने में तो अभी टाइम है। मैं अपने दोस्तों से नज़र बचा के जंगल में घुस गया और उस तालाब की तरफ जाने लगा जहाँ मेरे वो दोनों दोस्त रहती थीं। लेकिन घने जंगल में मैं फिर से भटक गया। इतने में ही सूरज ढल गया। चारों तरफ इतना अंधेरा छा गया कि कुछ देख पाना मुश्किल था। एक तो भूतिया जंगल, ऊपर से अंधेरा। डर से तो मेरी हालत खराब थी। मैं अपने उन दोस्तों को जोर जोर से पुकारने लगा, पिंकी, पीलू, तुम दोनों कहाँ हो? मेरी मदद करो। तभी मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई जानवर है, लेकिन अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मैंने देखा मेरे सामने कुछ दूरी पे दो लाल लाल आंखें मुझे घूर रही हैं। ठीक से देखने पर पता चला कि वो एक वीर है जैसा साइज और वेरियों से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी भेड़िए। मेरी तरफ वो आने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा और अंधेरे में गिर गया। मैंने देखा कि उस भेड़िए ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। मुझे लगा कि आज तो मैं गया। मैं जोर से चिल्लाया। तभी मेरे पास उस भेड़िए के बीच में दो लड़कियां आ गईं। उन दोनों लड़कियों के शरीर में इतना तेज था कि मानो उन दोनों को आग से बनाया गया हो। उन दोनों ने अपने एक एक हाथ से ही उस भेड़िए के ऊपर मारा और हवा में ही उसे भेड़ियों को दूर फेंक दिया। भेड़िए के शरीर के टुकड़े जमीन पर गिरे, जल के राख हो गए। ये सब देखकर मैं इतना अधिक डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी मेरी नज़र उन लड़कियों पे पड़ी। देखा तो पता चला कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त पिंकी और पीलू थी। दोस्तों को देख
मेरा डर कुछ कम हुआ। मैं उन्हें बोला, आखिर तुम दोनों मुझे मिल ही गई। कितनी देर से तुम लोगों को ढूंढ रहा था। इतने में ही चांद की चांदनी खिल उठी थी और जंगल में थोड़ी रोशनी हो गई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मेरे हाथ पांव भी कांप रहे थे। पिंकी और पीलू ने मुझे उठाया और बहुत जोर से डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? ये जानते हुए भी कि यह जंगल भूतिया है, तुम शाम के समय यहाँ अकेले कैसे घुस आए? अगर हम सही समय पे यहाँ नहीं आते तो तुम्हारे साथ क्या होता जानते भी हो। मैं पहले से ही डरा हुआ था और अब इतनी सारी डांट पड़ने की वजह से मेरा दिल बहुत भारी हो गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मैं रोते हुए बोला, मैं तो बस तुम दोनों से मिलने आया था, लेकिन उस दिन की तरह आज भी मैं भटक गया। ठीक है, आगे से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। मुझे इस तरह रोता देख गुस्सा थोड़ा उनका कम हो गया। शायद उन्हें थोड़ा बुरा लगा होगा, इसलिए वो दोनों मुझे चुप कराने लगी। मेरे सिर पे, पीठ पे और अपने हाथों से सहलाते हुए उन्होंने बोला, अरे रे, रो मत रिकू। शायद तुम्हारे कुछ ज्यादा ही डांट खा लिए हैं, हमें माफ करो। चलो अब चुप हो जाओ। फिर मेरे दोनों दोस्तों ने मुझे गले लगाया और माफ़ी मांगती रहीं। वो बोली, ऐसा मत बोलो कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। इतने दिनों बाद हमें एक दोस्त मिला है और हम अपना दोस्त खोना नहीं चाहते। जब तक मेरा दिल थोड़ा हल्का होने लगा, मैं बोला, नहीं नहीं दोस्तों, मैं ज़रूर आऊँगा तुम दोनों से मिलने। वो दोनों मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो रिकू, सिर्फ रात में थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम तुम्हारे साथ ना हो तो कभी ऐसी रात को अकेले जंगल में मत घुसना। देखा ना आज क्या हो गया। मैंने बोला, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों ये सब कैसे करती हो? क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं? वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि फिर कभी बताएंगे रिकू, अभी घर चलो, हम तुम्हें ले जाते हैं। फिर वो मेरा हाथ पकड़ी और 1 सेकंड में ही मुझे गांव की सीमा पर पहुंचा दिया। वो बोली, रिकू अब घर जाओ, लेकिन हमसे जल्दी ही मिलने आना। ठीक है दोस्त। मैंने उन्हें अलविदा कहा और घर चला गया। घर में सब ने पूछा, इतनी देर तक तू कहाँ था? मैंने बोला कि अपने दोस्तों के साथ था, आज थोड़ा देर हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। सब ने कहा, ठीक है, आ बैठ, खाना खा ले जल्दी। फिर खाना खा के मैं रात को सो गया। अगले दिन सुबह रविवार था, कॉलेज की भी छुट्टी थी, तो मैं 9 बजे खाना खाकर पीलू पिंकी से मिलने निकल पड़ा। घर में बोल दिया मुझे आने में देर होगी, दोस्त के घर जा रहा हूँ, आप सब खाना खा लेना। रास्ते में मैंने पिंकी पीलू के लिए चॉकलेट खरीद लिए और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर उस तालाब के पास जब मैं पहुंचा तो देखा कि पीलू और पिंकी तालाब के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी हैं। बहुत से तोते और राजहंस उनके चारों ओर बैठे थे। कुछ तोते उनके सिर के ऊपर, कंधों के ऊपर, हाथों के ऊपर बैठे थे और कुछ राजहंस उनकी गोद में अपना सर रख के सो रहे थे। पिंकी और पीलू उस समय बहुत सुंदर गाना गा रही थी। तालाब के किनारे ऐसा एक सुंदर दृश्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ खड़ा था वहीं जमीन पर बैठकर दूसरे उन्हें देखने और सुनने लगे। जब उनका गाना इस प्रकार से खत्म हुआ तो एक एक करके सारे पंछी वहां से जाने लगे। पिंकी पीलू की
नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने कहा, अरे रिकू, तुम कब आए? हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। और इतनी दूर क्यों बैठे हो? यहाँ आओ, हमारे पास आकर बैठो। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उन दोनों के बीच में बिठा दिया। मैं बोला, तुम दोनों कितना अच्छा गाना गाती हो, मुझे तो बहुत पसंद आया। वो दोनों बोली, हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारा गाना पसंद आया। मैं बोला, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाया हूँ। और वो सारी चॉकलेट्स उनके हाथों में दे दी। उन्होंने पूछा, ये क्या है रिकू? मैं बोला, ये चॉकलेट है। तुम दोनों ने कभी खाया नहीं है क्या? दोनों ने बोला, नहीं। मैं बोला, क्या कभी नहीं खाया? ठीक है, तो अब खा लो। कह के बताओ और खाकर बताओ ये कैसा लगा। चॉकलेट खाने को वो बोला, वाह कितना अच्छा स्वाद है इसका, मन करता है कि खाती ही जाऊं। ये तो रिकू तुम भी थोड़ा सा खा लो। ये बोलकर पीलू और पिंकी ने अपने हाथों से थोड़ी चॉकलेट मुझे भी खिला दी। फिर वो बोले, आज तुम्हें क्या हुआ रिकू? रोज तो तुम जंगल में घुसते ही रास्ता भटक जाते हो, आज तो सीधे हमारे पास पहुंच गए, कैसे किया ये सब? तब मैं मजाक में बोला, मेरे दिमाग खराब है क्या? कल रात को तो मुझे तुम लोगों ने इतनी देर तक डांटा था। अब रास्ता भटकने से कोई जोखिम मैं इस समय नहीं ले सकता था। मेरा ये बात सुनकर पिंकी और पीलू हंसने लगी और जमीन पर वह लौटने लगी। उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। मैं बोला, मेरे ऊपर इतना हंसने की जरूरत नहीं है, चलो उठो। अब तुम दोनों मेरे सवालों का सच सच जवाब दो। तुम दोनों कौन हो और कहां से आई हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और भला तुम दोनों के पास जादुई शक्तियां कैसे आईं? सच सच बताओ। उन दोनों की हंसी रुक गई और कुछ देर के लिए वो बिल्कुल शांत हो गईं। फिर उन्होंने बोला, ठीक है, हम सब कुछ बताएंगे, पर वादा करो कि तुम ये सब किसी को नहीं बताओगे। तुम हमसे डरोगे नहीं और हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। मैं बोला, ठीक है। तब वो बोली, हम दोनों बहन इंसान नहीं हैं, हम अप्सरा हैं, जिनको स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पे निवास करने का अभिशाप मिला है। उनकी ये बात सुनकर मैं पहले यकीन नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हम पे यकीन करो रिकू, सच में हम इंसान नहीं अप्सरा हैं। हम भी बात तो, और अगर हम इंसान होते तो क्या इस भूतिया जंगल में रह पाते? तब जाके मुझे सब समझ आया। मैं बोला, ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन तुम दोनों को भला अभिशाप क्यों लगा? पिंकू और पीलू बोलना शुरू किया, हमारे पिता का नाम उत्तरायण है, जो कि स्वर्गलोक के एक गंधर्व हैं। पिताजी महाकालेश्वर शिव और माता दक्षिण काली के बहुत बड़े भक्त भी हैं। वो अक्सर हमें एक तांत्रिक श्लोक बोला करते थे, कालिका बंगदेशाच, मतलब कि माता कालिका इस बांग्लादेश में यानी कि भारत देश के बंगाल क्षेत्र में सदा निवास करती हैं। इसलिए भारत देश ये बंगाल क्षेत्र पिताजी को बहुत पसंद है। हर एक अमावस्या की तिथि में पिताजी बंगाल के काली घाट तीर्थ में दर्शन के लिए आते हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है रिकू कि तुम्हारा जन्म इस काली क्षेत्र में हुआ है। बंगाल के लोग सच में किस्मत वाले होते हैं, पिताजी कहा करते थे। तो एक दिन काली घाट तीर्थ के दर्शन करते समय पिताजी की मुलाकात एक सिद्ध काली साधक से हुई, जिनका नाम था वामदेव। वामदेव जी की सिद्धियों
को देख पिताजी उनकी तरफ बहुत आकर्षित हुए और वामदेव जी को अपना गुरु बना लिया। गुरुजी ने उनको साधना के लिए काली मंत्र की दीक्षा दी और पिताजी काली घाट तीर्थ में ही साधना करने लगे। साधना से उनका माता काली और महाकालेश्वर शिव के आशीर्वाद मिलने लगा और साथ ही मिला एक मंत्र जिसके जाप से वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। फिर वो स्वर्ग लोक को वापस आए और सोचने लगे कि अपने कौन सी इच्छा को वो पूरी करें। पिताजी विवाहित नहीं थे और शादी करना भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि उस मंत्र जाप से वो अपने लिए संतानों को जन्म देंगे। फिर उन्होंने जप शुरू किया। उनके शरीर के दाहिने और बाएं हिस्से से हम दोनों बहनों का जन्म हुआ। उन्होंने ही हमारे नामकरण किए और हमें अपनी बेटी बना लिया। पर एक दिन हम दोनों बहनों में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पिताजी से हमने उनके गुरु के बारे में पूछा कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। जरूर वो कोई शक्तिमान देवता ही होंगे जिन्होंने आप जैसे महाभक्त को दीक्षा दिया होगा। लेकिन जब हमने जाना कि उनके गुरु वामदेव एक मामूली इंसान हैं, तो हमें बहुत अजीब लगा। हम दोनों ने पिताजी से कहा, आपने भला एक इंसान को क्यों गुरु बनाया? इंसानों की जगह हमेशा हमारे चरणों के नीचे होती है। वो हमेशा काम जाल में फंसे होते हैं और स्वर्गवासियों के चरणों की धूल जैसे होते हैं। इस मामूली वामदेव की हिम्मत कैसे हुई कि एक स्वर्गवासी को दीक्षा देने की? उस पाखंडी को हम नहीं छोड़ेंगे। पिताजी को ये सब सुनाकर बहुत दुख हुआ और अपने गुरुदेव को या उनका अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने हमें 100 साल के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर निवास करने का अभिशाप दे दिया। ये सब होने पर हम दोनों बहुत रोए और पिताजी से माफ़ी मांगी। तब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने बोला, गुरु जो भी हो, एक शिष्य के लिए वो शिव के समान ही होता है। मेरे बच्चों, आगे से कभी भी गुरु का अपमान मत करना। हाँ, इस पाप की सजा को तुम दोनों को जरूर मिलेगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस समय को खत्म होने पर मैं खुद जाऊंगा तुम दोनों को वापस लाने के लिए। तब तक के लिए भारत भूमि के काली क्षेत्र बांग्लादेश में जाकर रहो और देवी की भक्ति करो। निर्वसन काल के पहले 20 साल हमने काली घाट तीर्थ में देवी की भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने हमें आशीर्वाद के साथ साथ बहुत सी शक्तियां भी दी। उसके बाद के 60 साल हमने बंगाल में बहुत से प्रांतों में घूमते हुए बिताए। फिर हम तुम्हारे गांव के इस जंगल में आए। जंगल की खूबसूरती देखकर हमने सोचा कि अब यहीं रहेंगे। तो पिछले 16 साल से हम यहाँ रहते हैं और हमारे निर्वसन के अब केवल 4 वर्ष बाकी रह गए हैं। पृथ्वी पर बिताए इन 96 सालों में पक्षी और जानवरों को छोड़कर और ऐसा कोई नहीं है जो कि हमें अपनी आंखों से देख पाए या फिर कानों से सुन सके। हमारा कोई दोस्त नहीं था और ना ही हमने अपने दिल की बातें किसी को बोली। इन 96 सालों में तुम ही पहले इंसान हो जो हमें दिखे और सुन सकते हो, इसलिए तुम हमें इतना पसंद हो रिकू। हमेशा ऐसे ही हमारे दोस्त बने रहना। सब कुछ सुनकर मैं बोला, अच्छा, मतलब 4 साल बाद तुम लोग चले जाओगे, फिर हम हमेशा दोस्त कैसे बने रहेंगे? पीलू और पिंकी बोले, अरे नहीं नहीं, पिताजी तो हर महीने अमावस्या के दिन काली घाट आते रहते हैं। हम दोनों भी उसी तरह हर हफ्ते रविवार के दिन पे तुमसे मिलने आया करेंगे। बस हमसे दोस्ती मत तोड़ना। रिकू, मैं बोला, नहीं नहीं, कभी नहीं तोड़ूंगा।
तो उन दोनों ने मुस्कुराते मुझे अपने गले लगा लिया। फिर हम तीनों ने मिलकर बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन किए, जो कि पीलू और पिंकी ने अपनी जादुई शक्ति से बनाए थे। इतने में ही दोपहर से शाम होने को आई, तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को अलविदा कहा और घर की तरफ चल दिया। गुरुजी, इसके बाद का अनुभव मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा। तब तक के लिए प्रणाम गुरुजी। इस प्रकार से इन्होंने अपने इस अनुभव को आज भेजा है और साथ ही साथ दोनों जगहों के फोटो भेजे हैं, जिनको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये सारे फोटो उसी स्थान के हैं जहां पे ये घटना घटी थी, बैकग्राउंड में और सामने से। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।